सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी, उससे पहले बता दें आपको कि दुनिया भर के बाजारों से है मजबूती के संकेत और एसजीएक्स निफ्टी है 30 अंकों के उछाल के साथ। हमारे 4 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, संदीप वागले, मयूरेश जोशी, सुमित बगड़िया और कुणाल सरावगी। लेकिन पहला सौदा की शुरुआत करें, आगे बढ़े उससे पहले बता दें आज की सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम के बारे में एक बार फिर से आप सबको, आप सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स ध्यान से कान खोलकर सुन लें। अगर कल किसी भी वजह से एनएससी के सिस्टम में खराबी होने की वजह से आपको नुकसान हुआ है, कोई सौदे आप डाल नहीं पाए हों, डाले तो कैंसिल नहीं कर पाए हों, ट्रेड एक तरफा हो गए हों, दूसरी तरफ नहीं कर पाए हों, किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल हुई हो और उसके चलते हुए अगर आपको नुकसान लगा हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके नुकसान की भरपाई हो। हम भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बात पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और आपकी बात जरूर उठा सकते हैं। और सीएनबीसी आवाज आज दिन भर ये मुहिम उठा रहा है कि एनएससी को अपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से उन जेन्युइन ट्रेड्स में जो नुकसान हुआ है ट्रेडर्स को उसकी भरपाई करनी चाहिए। तो आपके जो कुछ भी इस तरह के ट्रेड्स हुए आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर लिख भेजें, हम कोशिश करेंगे इस बात को एनएससी से भी फाइनेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाने की। तो आज की हमारी मुहिम है आपके लिए, आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ब्रोकर्स की कोई सुनता नहीं है और उनकी बात ऊपर तक पहुंचती नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आज आपकी आवाज़ आगे बढ़े, आगे पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की, प्री ओपनिंग सेशन में। उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और बात की जाए कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन होने की पूरी संभावना। उनमें से एक है मदरसन सुमी, जहां एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है। सुमित, जरा वायदा कारोबार में देखिए, हालांकि टारगेट बहुत बड़े तो नहीं है, 333 के हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कोई मदरसन सुमी में खरीदारी का मौका? जी, मदरसन सुमी काउंटर ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है। ये काउंटर में अगर हम देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ्स में स्टॉक ने नीचे से बहुत अच्छा मूव दिया है, जिसके अंदर हमें 100 से 125 रुपए तक की रैली देखने को मिल चुकी है। और अभी भी चार्ट में स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक वीक तभी होगा जब ये 295 या 300 के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा। जब तक 295 300 के नीचे स्टॉक क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक स्टॉक के अंदर कोई वीकनेस के संकेत नहीं है। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। 295 या 300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे। ऊपर में इमीडिएटली 330 से 340 के टारगेट होंगे, उसके बाद हम फ्रेश अपवर्ड की सोचेंगे। बट फिलहाल 330 से 340 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। कुणाल, ग्लेनमार्क फार्मा और टोरेंट फार्मा, ये दो कंपनियों के चार्ट्स देखिए जब तक मैं खबर बताता हूं। ग्लेनमार्क फार्मा में खबरें ये आ रही हैं कि अगले हफ्ते इनके एक प्लांट पर यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हो सकता है। औरंगाबाद में ये प्लांट लोकेटेड है, तो ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक में आज थोड़ा प्रेशर बन सकता है। और टोरेंट फार्मा में भी जो इंस्पेक्शन हुआ था 26 से 30 जून के बीच में, वहां पर यूएस एफडीए ने 5 आपत्तियां दर्ज करी हैं। तो सेंटीमेंट के लिहाज से तो ये दोनों ही खबरें खराब हैं। चार्ट्स पैटर्न आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कुणाल? देखिए, चार्ट पर भी कमोवेश वही स्थिति है हेमंत। आप देखिए, दोनों ही अंडर परफॉर्मिंग काउंटर्स हैं और इन दोनों की बात करें तो मुझे लगता है टोरेंट फार्मा एक रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि इन स्तरों पर जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है एक रेजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ सकता है। तो बहुत ज्यादा बुलिश में स्टॉक को लेकर नहीं हूं। इनफैक्ट हायर लेवल्स पर अगर मौका मिले तो उसमें शॉर्ट पोजिशन भी आप बना सकते हैं। ग्लेनमार्क में हालांकि मुझे लगता है कि एक बेस बन रहा है और हो सकता है कि आज ये दोबारा से नीचे आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि 660 के आसपास अगर ये मिलता है तो ये उतनी बुरी बाई नहीं है अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए रख लें। एक बार ये काउंटर 700 निकाल जाएगा तो इसमें फिर बड़ी तेजी बन सकती है। तो 700 के ऊपर ही इसमें नई खरीद के मौके आएंगे, लेकिन निचले स्तरों पर भी इसमें खरीद की जा सकती है। तो मुझे लगता है 650 के आसपास ग्लेनमार्क को देख सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए। और इन दोनों स्टॉक्स के चार्ट्स वागले साहब ने देखे? इन दोनों स्टॉक्स पे चार्ट्स अभी उन्होंने बताया। ओके, वागले साहब से ये पूछते हैं इन दोनों में ज्यादा कमजोर कौन सा लगता है सर? हाँ, ये भी ठीक है आइडिया। मतलब ग्लेनमार्क और टोरेंट फार्मा में वीक ज्यादा चार्ट्स पर कौन सा लगता है? मैं आई थिंक आई विल गो विद ग्लेनमार्क में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है जो टोरेंट फार्मा में नहीं दिखती। ठीक है। और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन की हो चुकी शुरुआत और सेंचुरी मारने के मूड में है। सेंसेक्स 99 अंक ऊपर इस वक्त दिख रहा है और निफ्टी 9800 के पार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है पहली टिक पर। कौन से स्टॉक्स मजबूत है वो देख लेते हैं। और मजबूती आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक से 4.5% मजबूत है, पावर ग्रिड 2.5% मजबूत है और करेंसी मार्केट की शुरुआत मजबूत हुई है। 8 पैसे की तेजी के साथ करेंसी मार्केट ने की है शुरुआत। 64.45 रुपये ये है लेवल इस वक्त करेंसी मार्केट का। रुपए की मजबूती आज बढ़ती हुई दिख रही है साफ तौर पर डॉलर के मुकाबले में, तो ये एक अच्छा संकेत है इस वक्त आपके लिए। एक और स्टॉक जिस पर फोकस किया जाना चाहिए और वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है 475 रुपए के लक्ष्य के साथ। मयूरेश, आपको गोदरेज प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट में कोई स्टॉक पसंद है?
इनफैक्ट 3 स्टॉक पसंद है अनिल जी। एक तो मैंने मेंशन किया था शो के स्टार्ट में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, जो आई थिंक रेरा इंप्लीमेंटेशन के बाद आई थिंक काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड अलॉन्ग विद अदर डायनामिक्स। गोदरेज प्रॉपर्टीज की जैसे लैंड बैंक है, जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे इनकी प्रीसेल लॉन्चेस हैं और जैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे लगता है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है स्पेसिफिकली वेस्टर्न रीजन में, आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज एक स्टैंड आउट प्लेयर हो सकता है। एंड सदर्न मार्केट्स में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इज समथिंग दैट हैव बीन लैकिंग फॉर लेंथ ऑफ टाइम। मुझे लगता है आई थिंक इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी। आई थिंक जो रिसीवेबल्स बंच अप होके आएंगे शायद Q3 Q4 में, उससे आई थिंक एक जो अर्निंग्स मोमेंटम दिखेगा स्टॉक में, आई थिंक ये काफी सिग्निफिकेंट होगा। लैंड बैंक वेल स्प्रेड आउट है, आई थिंक बैंगलोर में भी इनका प्रेजेंस एक्सक्लूसिवली रहा नहीं है, दे आर स्प्रेडिंग आउट टू वाइजैक, चेन्नई। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स ड्यू, इसके वजह से आई थिंक स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। चलिए तो ब्रिगेड पर नज़र रखिए। अच्छा, आज नतीजों के लिहाज से प्राइवेट बैंक्स में साउथ इंडियन बैंक और इंडसइंड बैंक के नंबर्स आने वाले हैं। सुमित जी, दोनों शेयरों के लिए बताइए इंपॉर्टेंट लेवल्स दोनों ही तरफ, ऊपर में और नीचे में कौन से हो सकते हैं, क्योंकि आज नतीजे हैं तो कौन से लेवल्स का ध्यान रखें ट्रेडर्स? सपोर्ट्स कहाँ पर नज़र आता है इंडसइंड बैंक में, ताकि हमारे दर्शक जो हैं जो रिजल्ट के लिहाज से ट्रेड करना चाहते हैं वो नोट कर लें। इंडसइंड बैंक से शुरुआत करिए, फिर साउथ इंडियन बैंक के बारे में भी बताइए। यस एब्सोल्युटली। सबसे पहले इंडसइंड बैंक को अगर देखते हैं तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। स्टॉक एक वन वे तेजी दिखा रहा है। आई थिंक इमीडिएटली ये स्टॉक के अंदर जब तक 1530 ट्रेडिंग के लिहाज से और ओवरऑल 1500 के नीचे नहीं जाएगा तब तक स्टॉक एकदम मजबूत है, बाय करके ही काम करना चाहिए। सो 1530 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा और ऊपर में स्टॉक इमीडिएटली हमें यहाँ से 1600 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर 1600 के लेवल टूटे तो ये मान के चले कि 8 से 10% की तेजी 1600 का लेवल टूटने के बाद और देखने को मिलेगी। तो फिलहाल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से 1530 इसका इमीडिएट सपोर्ट है और ऊपर में 1600 इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा। उसके बाद हमें 1750 तक के लेवल्स भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ आपने साउथ इंडियन बैंक में पूछा, साउथ इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर भी मजबूत हो चुका है। ये स्टॉक पिछले कई हफ्तों से एक तेजी दिखा रहा है। स्टॉक ने वन वे मूव दिखाया है 20 रुपए के लेवल से। अभी स्टॉक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऊपर में 2950-30 के आसपास। जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक के अंदर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और ऊपर में हमें स्टॉक के अंदर शायद 34 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 28 रुपए 50 पैसे के आसपास इस स्टॉक के अंदर बाइंग बनती है। नीचे में 27 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ सपोर्ट होगा। 28.5 के आसपास इसमें बाइंग करते हैं। ऊपर में 30 का इमीडिएट हर्डल है, वो लेवल ब्रेक होने के बाद 34 रुपए तक का मूव हमको देखने को मिलेगा। 30 का हर्डल, 34 का टारगेट और नीचे में सपोर्ट 27 साढ़े 27 के आसपास। ओके, तो ये है इन तमाम स्टॉक्स पर आए, लेकिन देख लेते हैं आज कौन से हैं वो 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जो चुने गए हैं स्टॉक 2020 की टीम्स में। 7:30 से 8 के बीच खेला गया है वो मैच, जिसका अपडेट अब है आपके सामने। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों के साथ भरी हुई है ये टीम और चीनी सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। उगर शुगर, केसीपी शुगर, राष्ट्रीय शुगर को इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी है रॉ शुगर के ऊपर वो बढ़ाकर 50% कर दी गई है। हालांकि 60% की मांग थी कंपनियों की, लेकिन फिर भी 50% अच्छी ड्यूटी मानी जाएगी। एपटेक और NIIT में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। MT एडुकेयर में जिस तरह से अमिताभ सोनथालिया ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, कल 20% का अपर सर्किट वहां लगा, तो आज यहां पर एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। ये सेक्टर फोकस में रहेगा। इंडिया ग्लाइकॉल में भी बढ़िया बढ़त देखी जा सकती है, तो इसलिए इसको डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। लिकर स्पेस आज फोकस में रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज सुनवाई होने वाली है। हाईवे पर लिकर के ठेके और रेस्टोरेंट्स में लिकर जो सर्व करने के ऊपर अगर कोई बड़ी राहत आती है तो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। मैकडॉवल होल्डिंग में भी इसीलिए तेजी बन सकती है। फ्रीट का दर्जा दिया है BPL को और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है आज का पेंच हिटर स्टॉक। खरीदारी पे ही पूरा फोकस है और चीनी शेयर इसमें भी हैं बहुत सारे। बलरामपुर चीनी, शक्ति शुगर्स, धामपुर चीनी, क्योंकि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का इम्पैक्ट दिखेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने एक छोटी सी कंपनी में स्टेक बढ़ाया तो उसका एक बड़ा फायदा इनको मिल सकता है। जेट एयरवेज में खबरें चल रही कि तमाम सारे PE फंड्स भी इस रेस में आ गए हैं कि 26% स्टेक इसमें खरीद लें अदर देन डेल्टा, तो वो एक बड़ा फोकस वहाँ पे रखना चाहिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में कोटक की एक रिपोर्ट आई जिसमें 330 तक के उसमें लक्ष्य दिए, तो वहाँ पे खरीदा सकते हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। शुगर सेक्टर एक जैसा कि उम्मीद की जा रही थी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। राजश्री, उगर, शक्ति, बलरामपुर, धामपुर, एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और खबरों के दम पर आप देखिए
लिकर शेयर आपके रडार पर होना चाहिए। जेट एयरवेज भी देखिए करीब करीब 1.5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। CNBC आवाज़ ने भी आपको बताया था पिछले हफ्ते ही यहाँ पर हिस्सेदारी कुछ और बेचना चाहते हैं, देखना होगा। लेकिन सरकार FDI इसी रूप में आना देना चाहती है या नहीं देना चाहती, लेकिन इस शेयर के ऊपर भी रहेगी सबकी नज़र। एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत होने वाली है। बहरहाल HPCL एक्स बोनस हो जाएगा तो इसके ऊपर रखिएगा नज़र। SBI लाइफ के IPO में करीब करीब 8 करोड़ शेयर बेचना चाहती है, तो यहाँ पर भी आज आपकी नज़र होनी चाहिए। ये तमाम शेयर आज फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन टाटा मोटर्स और DVR देखिए ये मजबूत खुलता हुआ, और आज हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये शेयर में आपका निवेश होना चाहिए। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इसमें। चलिए TCS, लेकिन ये एक स्टॉक है जिसका जिक्र करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। कल एक अच्छी तेजी बनी थी TCS, और इस कंपनी के भी नतीजे अगर आप देखें तो इसी हफ्ते आने वाले हैं। TCS ये कैसा लगता है आपको चार्ट पर? सुमित बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए? एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है TCS के अंदर। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली लोअर लेवल से। ये 100 पॉइंट की तेजी ये शो कर रही है कि अब वीकनेस तो स्टॉक के अंदर 2350 का लेवल टूटने के बाद ही देखने को मिलेगी। अब एक दिन में इतना बड़ा तेजी का मूव आया तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट स्वाभाविक है, शायद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है 2400 या 2390 रुपए तक। स्टॉक का इमीडिएट ऊपर में हर्डल है 2450। जैसे ही 2450 का लेवल टूटता है तो ये स्टॉक के अंदर हमें 2550 से 2600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जब तक ये स्टॉक नीचे के अंदर 2330 2340 के लेवल, या टू बी वेरी प्रिसाइज 2350 के नीचे नहीं आता है, तब तक ये स्टॉक के अंदर बाइंग में रहना है। कोई भी गिरावट मिलती है तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 2450 का लेवल टूटने के बाद इसके अंदर फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें 100 से 150 रुपए की तेजी आने वाले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक दिखा सकता है। डिप्स में स्टॉक के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। खरीदारी की राय TCS में आप देखिए बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है इन स्टॉक्स में, और कल शॉर्ट कवरिंग के चलते एक मूव बना था। इन्फोसिस भी देखिए रडार पर होना चाहिए। फ्राइडे को इन्फी के नंबर्स हैं, TCS के थर्सडे को नंबर्स हैं। मयूरेश जी, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कह रही हैं कि जो कुछ खराब होना था वो भाव में है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस अर्निंग सीजन में इन्फी और TCS को? जैसे हेमंत जी मैनेजमेंट कमेंट्रीज रही है, आई थिंक काफी एनकरेजिंग ट्रेंड एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए लग नहीं रहा है, और मार्केट से मान के चल रहा है, क्योंकि आई थिंक जितनी फैक्टरिंग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ बैड रिजल्ट्स हो, EBIT मार्जिन पे प्रेशर हो, प्राइसिंग प्रेशर्स हो, BFSI क्लाइंट्स हो, रिटेल हो, लाइफ साइंसेज हो, कहीं ना कहीं से आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग जेस्टेटेड। बट आई थिंक एक्चुअल नंबर स्टॉकिंग करेंगे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आई थिंक जो हेडविंड्स है आज की तारीख में भी, करेंसी अप्रिसिएशन, सैलरी इंक्रीजेज एक्सपेक्टेड, EBIT मार्जिन पे प्रेशर्स लाएंगे। और जैसे मैनेजमेंट कमेंट्री दी है बोथ वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर एंड इन डॉलर टर्म्स रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर, कहीं ना कहीं स्टिकीनेस IT इंडस्ट्री पे अभी भी है। तो टॉप टियर इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली यस, अगर किसी का लंबा नजरिया है तो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, ये एक बंच में आप खरीद सकते हैं। बट मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स बेटर टू वेट फॉर रिजल्ट्स के बाद अगर मैनेजमेंट कमेंट्री सुन के स्टॉक्स नीचे आते हैं तो बेटर एंट्री पॉइंट जरूर मिल सकते हैं ये सारे स्टॉक्स में। ये है आपके लिए IT शेयरों पर आए। सुमित, IDFC और IDFC बैंक पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या करना चाहिए? कल जिस तरह का मूव हुआ, पहले कमजोर हुए शेयर और IDFC बैंक तो निचले स्तरों से रिकवर भी हुआ, इन दोनों स्टॉक्स में कोई ट्रेड बनता है? अनिल जी, दोनों स्टॉक्स में कोई भी गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे। ये स्टॉक्स का बेस बन चुका है। अभी स्टॉक में जो जगह है वो तेजी की जगह है। IDFC की अगर बात करते हैं तो स्टॉक 55 से 57 रुपए के आसपास जब भी मिलता है तो स्टॉक के अंदर बाइंग कर लेनी चाहिए। इनफैक्ट प्रेजेंट लेवल्स के आसपास इसके अंदर बाइंग करके बिल्कुल चला जा सकता है। स्टॉक में इमीडिएटली ऊपर में 65 से 68 के टारगेट होंगे, और अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो ये स्टॉक 75 से 80 रुपए के लेवल्स भी दिखाएगा आने वाले कुछ महीनों के अंदर। इमीडिएटली जब तक ये 51-52 के लेवल्स नहीं टूटेगा तब तक ये स्टॉक तेजी में है। प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर बाइंग करके काम करे। ऊपर में 65 रुपए तक के टारगेट्स हमको IDFC के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ IDFC बैंक ने पिछले कुछ दिनों में लोअर लेवल से बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। 53-54 रुपए के लेवल से ये स्टॉक ने ऊपर में 70 रुपए तक का लेवल हमें दिखा दिया है। अभी इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे ये स्टॉक के अंदर बाइंग ही बनेगी, क्योंकि इस स्टॉक ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है और ये परफॉर्म करना अब स्टार्ट करेगा। आई थिंक ये स्टॉक इमीडिएटली 70 रुपए के ऊपर जैसे लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक भी हमें 80 से 85 तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर दिखा सकता है। इमीडिएटली ये स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल से अगर कोई 3-4 रुपए की गिरावट बाई चांस देखने को मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, अदरवाइज प्रेजेंट लेवल्स पे भी इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। ओके, चलिए तो रखिए नजर IDFC बैंक के ऊपर। और आपसे राय लेना चाहता हूँ कुणाल जी, MT एडुकेयर के चार्ट्स देखकर बताइए। कल तो 20% का अपर सर्किट लग गया था, अमिताभ संथालिया जी ने यहाँ पर शेयर खरीदे हैं।
बाजार को कुछ ना कुछ तो आभास होगा कि उन्होंने खरीदारी करी है या किसी बड़े HNI ने खरीदारी करी है, इसीलिए इतनी तेजी देखने को मिली थी। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज भी 2-2.5% ऊपर खुल रहा है। जिन्होंने कल लिया था आज मुनाफा वसूल कर लें, ये राय है तो वो भी दीजिए बिल्कुल साफ। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें हेमंत, तो बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। यानी कि देखिए, लगभग 200 रुपए से गिरता हुआ ये काउंटर सीधा 60 रुपए तक नीचे आया और अब इसमें कुछ तेजी देखने को मिल रही है। चार्ट पर जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 85 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम कल दिखा, अगर 85 का भाव आज आपको दिखता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऊपर जाने में कुछ वक्त लेगा ये काउंटर, और 85 पे कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। के लिए स्टॉप लॉस भी एक सुझाव दीजिए सर जल्दी से इस पे। देखिए, मुझे लगता है 75 पर स्टॉप लॉस रखना बुरा नहीं होगा। और ये बहुत सावधानी से आपको बिल्कुल रहना ही चाहिए, क्योंकि जो अमिताभ सोनथालिया ने खरीदारी की है वो 65 रुपए में की है। एग्जैक्टली। और सिर्फ 3 लाख शेयर खरीदे हैं। 3 लाख शेयर का वैल्यू कितना हुआ? 60-65 रुपए के हिसाब से मुश्किल से 1.25 करोड़ रुपए के आसपास। Exactly। जो कि बहुत छोटी होती है। तो खाली मतलब नाम आ जाने से कंपनी का काम बदल जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सावधान रहे। तो आज डेफिनेटली जो कह रहे हैं कुणाल, उस पर नज़र बनाए रखें कि ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक करें। उनकी खरीदारी 65 की है, आपकी 85 की नहीं होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखें। सावधान रहें थोड़ा सा। सर हमारा सवाल ही यही था कि 20% की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए नहीं, और सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक दिया है। परफेक्ट है। तो हमारा काम है सावधान करना जहां जहां हमें लगता है। बाकी तो 5000 स्टॉक लिस्टेड है, बहुत मौके मिलेंगे आपको। अच्छी क्वालिटी के शेयर भी मिलेंगे जहां पर आपके लिए मौके होंगे ट्रेडिंग करने के, निवेश करने के, और वो मौकों की शुरुआत होती हुई दिख भी रही है। बस अब आप देखिए 9800 के बेहद करीब निफ्टी खुलने की तैयारी कर रहा है। 26 अंक ऊपर है, नया रिकॉर्ड बनेगा खुलते ही। सेंसेक्स में भी नया रिकॉर्ड बनेगा खुलते ही, इसमें कोई डाउट नहीं। 31,790 के आसपास खुलने के संकेत सेंसेक्स से आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक और रिकॉर्ड बनने की तैयारी है। शुगर शेयरों में अच्छी तेजी का रुझान बन रहा है और मिड कैप शेयर भी मजबूती के साथ खुलेंगे। बैंक निफ्टी 23,700 के नए लेवल के ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। जो तेजी की आज कमान है वो प्राइवेट बैंक्स के पास है। कोटक, एक्सिस, थोड़ा SBI भी है, प्राइवेट नहीं है लेकिन SBI भी मजबूत है। और ऑटो शेयरों में थोड़ी चुनिंदा खरीदारी है और थोड़ा कल के फार्मा शेयर आज भी मजबूती के साथ खुल सकते हैं। तो ये जो वो स्टॉक्स हैं निफ्टी में आज जहां पर थोड़ा मजबूती के साथ कारोबार होने की संभावना है इस वक्त। चलिए अभी वक्त है। और एक और स्टॉक जो खबरों के दम पर एक्शन में दिख रहा है, टोरेंट फार्मा आपके सामने ले आए, 2% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। फटाफट एक बार इसके फिर से चार्ट पर राय ले लें। कुणाल, अगर 2% नीचे खुलता है टोरेंट फार्मा, क्या करना चाहिए इस खबर के बाद? मुझे लगता है कि फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए अनिल जी। अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है कि 1180 तक भी इस करेक्शन में जा सकता है। तो कोई जल्दबाजी ना करें इसको खरीदने की, और वैसे भी अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है तो कोई वजह नहीं कि इनको इस तरह पर इस काउंटर को खरीदा जाए। ओके। और इस बीच 2 और शेयर आपके सामने ले आऊँ। एक तो है प्राइम फोकस, जहाँ पर 7% की मजबूती दिख रही है, क्योंकि एक जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई 150 रुपये के लक्ष्य के साथ, उसका असर दिख रहा है। एक और स्टॉक है KPR मिल्स, जहां 1052 के टारगेट के साथ IDFC की रिपोर्ट आई, हालांकि वो शेयर आधा % मजबूत नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी पर मॉर्गन की रिपोर्ट है और हालांकि टारगेट 475 का स्टॉक तो उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई असर होना है नहीं। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आज आपके सामने एक्शन में पूरी तरह से रहने की तैयारी में है। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर नया रिकॉर्ड बनता हुआ। निफ्टी पर 9,800 के बेहद करीब हुई है शुरुआत, और ये अब तक का ऐतिहासिक स्तर है, अब तक का सबसे उच्चतम स्तर 9799। ये है लेवल जो निफ्टी ने बनाया है नया रिकॉर्ड। 31,787 इस वक्त मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स का रिकॉर्ड बता दूं आपको 31,802 ये सेंसेक्स ने रिकॉर्ड बनाया। हालांकि बैंक निफ्टी अपने रिकॉर्ड से थोड़ा दूर है। वो कल जो हमने 24,000 के नज़दीक का देखा था 23,964, वो रिकॉर्ड अभी वक्त है। लेकिन 23,700 के निर्णायक लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने की है आज की शुरुआत। दमदार शुरुआत भारतीय बाजारों की, पॉजिटिव 9,800 तक पहुंचने की कोशिश निफ्टी की। टाटा मोटर्स है आज का लीडर 1.5% की मजबूती के साथ, उसके ठीक पीछे है टाटा DVR। लुपिन में 1% की मजबूती, SBI मजबूत है, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिससे स्टॉक्स मजबूत हैं। डिफेंसिव शेयरों में फार्मा और FMCG में थोड़ी थोड़ी खरीदारी होती दिख रही है। आइए वायदा कारोबार की तरफ, कौन से स्टॉक सेक्शन में? टोरेंट फार्मा 2.5% का नुकसान, आज का टॉप लूजर है।
और बलरामपुर चीनी आज का टॉप गेनर है 3% की तेजी के साथ। जेपी एसोसिएट 2.5% मजबूत, वायदा कारोबार के बैन में। ध्यान रखें बायोकॉन कल की कमजोरी से रिकवर करता हुआ 2% मजबूत। आईडीएफसी कल की कमजोरी से रिकवर करता हुआ 1.5% मजबूत। जेट एयरवेज में 1.5% का इजाफा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है। बाजार इस बीच सीमित दायरे में मजबूती के साथ कारोबार करते हुए 9,800 का अहम लेवल है उसके बेहद करीब पहुंचते रहे। तो शुरुआत पॉजिटिव, और जैसा कि हम सुबह से आपको कह रहे हैं कि आज सेंसेक्स निफ्टी छोड़ दीजिए, यहाँ पर ट्रेड बनेगा नहीं बनेगा, कितना बनेगा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% का बड़ा उछाल मिड कैप इंडेक्स में होता हुआ दिख रहा है। तो पूरा का पूरा एक्शन अब मिड कैप में शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल, और रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। और देखिए एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो चीनी वाला सेक्टर ही है। उगर शुगर, शक्ति शुगर, राजश्री शुगर, केसीपी शुगर, बलरामपुर चीनी, ये पूरा का पूरा चीनी का पैक एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत कर चुका है। सीडीएसएल पर रखिएगा नजर, हर रोज तेजी हो रही है। देखिए आज भी 4% मजबूती के साथ इस शेयर ने कारोबार की शुरुआत कर दी है। साथ ही एप्टेक जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ कारोबार करते हुए, प्राइम फोकस जिसका बात अनंत कर रहे थे, देखिए अब 9% मजबूत है ये शेयर भी। और बीपीएल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बीपीएल, एनआईआईटी लिमिटेड ये अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। एमटी एडुकेयर कल 20% की मजबूती के साथ खुला बंद हुआ, और देखिए आज करीब 1% की मजबूती, 1.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस शेयर पर भी रखिएगा नज़र। लेकिन स्टार परफॉर्मर तो टाटा मोटर और टाटा मोटर का डीवीआर ही है। आप देखिए टॉप 3 निफ्टी गेनर्स में से, सेंसेक्स गेनर्स में से आप देखिए ये दोनों ही स्टॉक्स क्या कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। एमएनएम भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, बजाज ऑटो भी पूरा का पूरा ऑटो पैक में अच्छी खासी रैली देखी जा चुकी है। भारतीय एयरटेल कल ज़बरदस्त प्रदर्शन के बाद आज थोड़ा बैक सीट पर आता हुआ, ये 1.5% मजबूत कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक में भी मामूली सी कमजोरी ही देखने को मिल रही है। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं जो कमजोर हैं, और बाकी ऑटो ने सबसे ज़्यादा तेजी को लीड किया है। अब 1.5% ऊपर खुले, अभी ट्रेड लेना चाहिए वागले साहब। पोजिशनली क्या किसी को टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको? हेमंत, मैं समझता हूँ ये लेवल पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा मोटर्स पे कैश में मैं लेवल्स दूंगा। एफएनओ के मुझे इतने वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा। 440 के स्टॉप लॉस से मैं टाटा मोटर्स में बाय रिकमेंड करूंगा। 470 475 का 2 से 3 दिन का टारगेट होगा। ओके, तो टाटा मोटर्स यही अकेला है जो आज तेजी को आगे लीड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। इसमें अब भी मौका है आपके लिए खरीदारी करने का। ये है आपके लिए साफ तौर पर संकेत, इस पर फोकस बनाए रखें। इस बीच निफ्टी 9,800 के बेहद करीब है इस वक्त। कुणाल, क्या ट्रेड किया जाए? क्या जिनकी तेजी की पोजीशन है प्रॉफिट बुक करें, या अभी थोड़ा और 50 पॉइंट की जगह है ऊपर जाने की? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी की तेजी की पोजीशन में क्या रखा जाए? देखिए मुझे लगता है लॉन्ग करके ही चलना चाहिए अनिल जी, और स्टॉप लॉस जो है वो 9740 के आसपास रखें। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 9700 एक बहुत बड़ी अड़चन थी और बहुत समय से निफ्टी उससे संघर्ष कर रहा था, और ये जो कल का जो पूरा प्रकरण हुआ उसके चलते 9700 कब टूट गया ये रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट कल हमने चार्ट पर देखा है, तो कोई वजह नहीं है कि निफ्टी की पोजीशन से जल्दी एग्जिट किया जाए। लिबरल स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा। चलिए, तो बाजार यहाँ से और ऊपर जाएगा। और देखिए कौन से स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एसबीआई जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, पीएनबी में भी देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। तो सेकंड डे इन अ रो ध्यान रखिए पीएसयू स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। सुमित, कोई पीएसयू शेयर जहां पर आपको लगता है शॉर्ट कवरिंग जो कल देखने को मिली थी वो आज कंटिन्यू हो सकती है और फिर आप तेजी करना चाहें, बताइए आपकी नजर कहां पर है? कल हमने देखा काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स थे क्योंकि लोग कहते थे हेज फंड मैनेजर्स की ये सदाबहार शॉर्ट्स हैं, और अब सेबी के सर्कुलर के बाद शॉर्ट पोजीशंस कवर हो सकती हैं, ये बाजार मानकर चल रहा है। पीएनबी, ओबीसी, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कल दौड़ लगा रहे थे। और आज भी देखिए ये पॉकेट सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एक पॉकेट है। कोई शेयर आपको अच्छा लगता है? ये सबसे पीएनबी में हमने ऑलरेडी आज प्री मार्केट में कॉल दिया हुआ है। पीएनबी हमारा पहला पिक है जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि पीएनबी में यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो पीएनबी में हम बाय मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर ऊपर में 165 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। पीएनबी के अलावा अगर दूसरा स्टॉक चूज करना है तो फिर वो एसबीआई की तरफ जाना चाहिए। एसबीआई के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक अभी चल रहा है 288 के आसपास, 288 के आसपास ही इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। 5 से 7 रुपए नीचे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 282 के आसपास, और ये स्टॉक इमीडिएटली यहां से ऊपर में
300 का इमीडिएट टारगेट होगा। और अगर इस बार स्टॉक ने 300 के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये स्टॉक ऊपर में 325-330 के टारगेट दिखाएगा आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी ये स्टॉक्स लीड करेंगे और ये यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाएंगे। पीएनबी हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा पिक अभी एसबीआई चूज कर सकते हैं। और इस बीच एक और कल अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर काफी तेजी से भागे थे शॉर्ट कवरिंग के चलते, लेकिन एक स्टॉक आज इस ग्रुप का बड़ा मजबूत होता दिख रहा है, वो है रिलायंस डिफेंस। कल देर शाम वो खबरें भी मैं पढ़ रहा था कि इनके एरोस्पेस पार्क को मंजूरी मिली है जो $1 बिलियन का है, और मेरे ख्याल से डेसोल्ट करके जो विदेशी फर्म है उनके साथ उनका जो करार है उसके लिए मंजूरी मिली है। ये स्टॉक देखते हैं क्या कुछ एक्शन में रह सकता है। सुमित जी इस पर बताएं, क्योंकि अगर ये एरोस्पेस पार्क की जो मंजूरी है ये इनके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी साबित भी हो सकती है, क्योंकि जो पहले मुझे पता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अनिल अंबानी जी कह रहे हैं कि 30 साल के लिए बड़ा करार है, बड़ा बिजनेस, 2 लाख करोड़ तक का एरोस्पेस कारोबार से उन्हें आने की उम्मीद है, जिसके लिए ये पहला कदम उठाया है कंपनी ने। तो ये बताइए कि रिलायंस डिफेंस क्या एक खरीदारी के लिए सही कैंडिडेट है इस वक्त? राइट, ये बड़ी न्यूज है स्टॉक के लिए, और इस स्टॉक के अंदर इसका बड़ा मूव ही हमको देखने को मिलना चाहिए। प्राइस एक्शन मूव भी देखने को भी मिलना स्टार्ट हो रहा है स्टॉक के अंदर। रिलायंस डिफेंस के अंदर 62 रुपए 63 रुपए के बीच में बाइंग की जा सकती है। अभी 62.90 चल रहा है, इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे ही बाइंग करनी चाहिए। इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 61 रुपए का इसका सपोर्ट है। 61 रुपए के स्टॉप लॉस से इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, और छोटा सा थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो 59 का स्टॉप लॉस। 61 रुपए छोटा स्टॉप लॉस, 59 बड़ा स्टॉप लॉस, बाइंग करें। 65 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमें 70 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, यानी प्रेजेंट लेवल से बाई करें। 2 रुपए का स्टॉप लॉस और 7 रुपए का टारगेट, 70 रुपीज हमको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए। इस पर रखिए नजर, स्टॉक इन एक्शन है ये, इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। रिलायंस डिफेंस जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ ये शेयर आज के सेशन में। CDSL पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है, फंडामेंटल रहा है। मयूरेश जी आपसे लेना चाहता हूं, कुछ बड़े HNIs ने अभी भी देखिए लिस्टिंग के बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में खरीदारी करी है, ये रिपोर्ट सामने आई है। CDSL आपको कैसा लगता है, क्या और दौड़ लगा सकता है? जिन्होंने IPO में खरीदा था उनके लिए भी एक राय दीजिए। नहीं, जिन्होंने IPO में खरीदा था बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जैसे एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रही है, सेल्स और बॉटम लाइन 10-11% से रिस्पेक्टिवली ग्रो हुए हैं। जैसे डीमैट बेस है अपने देश में आई थिंक, और जैसे पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है, इट्स एन ऑब्वियस साइन कि आई थिंक जो डीमैट बेस है ओवरऑल बढ़ते जाएगा ओवर 3 से 4 वर्षों में। कहीं ना कहीं आई थिंक जो रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी भी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले 3-4 वर्षों में काफी स्ट्रांग रहे हैं, 125 करोड़ के आसपास। डिविडेंड पे आउट इज क्लोज टू 38% कि हालांकि ये लैग करता है NSDL के इसमें, लेकिन जो इनकी क्लाइंट एडिशन और एक्रीशन हुई है दैट इज फार बेटर देन NSDL इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स और ईयर्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक IPO में लगा है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से आई थिंक द रन अप हैज बीन टू शार्प। तो आई थिंक आई स्टिल वेट फॉर डिक्लाइंस, बट जो इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक बिल्कुल IPO में लगा है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तो ये है आपके लिए। और इस बीच स्टॉक 2020 के दमदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आप देख लीजिए, इंडिया ग्लाइकोल, ग्लोबल स्प्रिट, मैकडॉल होल्डिंग्स, और ये सारे स्टॉक इसलिए टीम में आए हैं क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है लीकर मामले की, जो कि हाईवे के 500 मीटर के भीतर आप लीकर की शॉप्स नहीं रख सकते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट को शायद फैसला दे दे। सुनवाई है, सुनवाई के बाद फैसला हो भी सकता है या आगे टले भी, लेकिन अगर हो जाता है, अब जिस तरह से राज्य सरकारें अपने कानून थोड़े से हल्के कर रही है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख नरम होता हुआ दिख रहा है। तो इन कंपनियों के लिए फायदे का एक डिसीजन अगर आ गया। इस बीच जेट एयरवेज एक और स्टॉक है जो 2% मजबूत है, ये भी टीम में शामिल है। आज यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त बढ़ता हुआ दिख रहा है, 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। और अगर कॉम्बिनेशन बनाए तेजी करने वाले स्टॉक्स का और साथ में ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से, तो यही एक स्टॉक है जो सबसे ऊपर आता हुआ दिख रहा है जेट एयरवेज में। तो सुमित, पहले तो आप अपनी राय दें जेट एयरवेज पे 620-22 के आसपास क्या खरीदना चाहते हैं? यस एब्सोल्युटली अनिल जी, जिस तरह से इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमको देखने को मिल रहा है, उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में इसके अंदर प्राइस एक्शन भी उसी तरह से देखने को मिल जाएगा। 619 620 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर फ्रेश बाइंग बन रही है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन स्टॉक के अंदर होल्ड करें। स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे के लिए लेना है तो 610 लेवल्स के आसपास का लगाना होगा, और प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करते हैं तो इसका जो टारगेट बन रहा है ऊपर में वो है 632 इंट्राडे का टारगेट होगा, और ओवरऑल ये स्टॉक 670 तक तैयार हो रहा है अनिल जी। तो आई थिंक ये स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 610 का स्टॉप लॉस, 630 से 32 का इंट्राडे टारगेट, पोजिशनल ट्रेड के लिए 600 का स्टॉप लॉस और 670 का टारगेट 670। तो 70 का टारगेट जेट एयरवेज के लिए, तो जो
खबरें हैं, देखिए खबरों के दम पर कल भी तेजी दिखा रहा था और आज भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ ये शेयर। और यहाँ पर खबरें हैं कि ये कंपनी जो है हिस्सेदारी बेचना चाहती है। अब देखना होगा सरकार से उस हिस्सेदारी के बेचने को मंजूरी मिलती है। अलग अलग नाम आ रहे हैं, डेल्टा और कई कंपनियों का जो कि इच्छुक हैं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से, जो यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। तो इस पर नजर होनी चाहिए। तो बिकेगी, अगर पता नहीं बिकेगी नहीं, लेकिन बिकेगी तो ऊपर ही बिकेगी, ये बात पक्की है, क्योंकि नीचे के भाव में हिस्सेदारी बिकने वाली नहीं ये चीज़ है। क्योंकि ग्लोबली इन्वेस्टर्स का और एयरलाइंस कंपनियों का पूरी तरह से, वो एक तरह से कहेंगे परसेप्शन बदल चुका है। जब से वॉरेन बफेट साहब ने एविएशन सेक्टर में पैसा लगाया, ग्लोबली फंड मैनेजर्स पॉजिटिव हो गए, प्राइवेट इक्विटी फंड पॉजिटिव हो गए, और हिंदुस्तान में जब इतना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है, जो मतलब यानी कि हमारा कारोबार जो एयरलाइंस का बढ़ रहा है, जिसकी संभावना है, तो फिर ऐसे में इतना नीचे में बिकेगा नहीं। और मेरे ख्याल से पहले भी जो जेट की डील हुई थी वो 750 रुपए के आसपास। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं, इतने साल पहले वो भी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कोई एयरलाइन नहीं खरीदे, कोई पीई कंपनी खरीदे। देखिए ये हो सकता है कि कोई विदेशी एयरलाइन जो है वो उसको शायद अलाउ ना हो, और जो इस समय इन्वेस्टर हैं वो नहीं चाहें कि यार लो एक और एयरलाइन आके हमारी इसमें स्टेक। तो कोई पीई कंपनी अगर खरीदे तो शायद जो आप कह रहे हैं वो डील हो सकती है, लेकिन विदेशी एयरलाइन को शायद यहाँ पर सीधे पूरा कंट्रोल, एग्जैक्टली कंट्रोल को लेकर इश्यूज हैं, जो कि हमें समझ में आ रहा है इस समय। लेकिन अगर प्राइवेट इक्विटी कंपनी आती है कोई, और ये तो हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, इन्होंने तो अपनी इच्छा जता दी है, बस अब ये है कि कौन खरीदार आता है सामने और किस भाव पर वो डील होती है। तो डेल्टा को शायद खरीदना मुश्किल हो सकता है, लेकिन किसी प्राइवेट इक्विटी कंपनी को पैसा डालना आसान होगा। तो इस शेयर पर बहरहाल रखिएगा नजर। ये शेयर फोकस में इसी खबर के चलते आज फिर से देखने को मिल रहा है, और कल भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति दी थी। और वागले साहब हमसे सुबह सुबह कह रहे थे कि कल अच्छा मूव बना था। वागले साहब आप भी अपनी राय तो शेयर करिए इस पे। पोजिशनल तौर पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, बट ऑलरेडी वो स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है, उस लिहाज से मैं एफएनओ के इसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट ये 670 680 मुझे लगता है आना चाहिए अगले 2 से 3 दिन में। NIIT टेक्नोलॉजीज पर भी राय दीजिए। देखिए ये स्टॉक भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता जा रहा है, आज भी देखिए करीब 2.5% मजबूती है। अच्छा, AU स्मॉल फाइनेंस देखिए कल क्या शानदार प्रदर्शन दिखा रहा था, और आज भी हमारी टीम दिखा रही है क्या बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ AU स्मॉल फाइनेंस का स्टॉक। तो आप सर उसका चार्ट देखिए NIIT टेक का। मैं अनिल से बात करता हूं जब तक AU फाइनेंस की। अनिल, कल हमारी राय यही थी कि स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, फार्मूला जो है ना वो बेस्ट फार्मूला है लोगों के लिए। आप बताइए क्या राय है इसके ऊपर? थोड़ा दूर है, लेकिन 525 का है। 525 के नीचे जाए तो ही सोचे कि ये बेचना है, अदरवाइज AU फाइनेंस को आराम से आंख बंद करके होल्ड करें, कोई जल्दबाजी न करें, बिल्कुल भी नहीं। बढ़ रहा है, बढ़ने दें। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए 12.25% विंडो खुली है FIs की तरफ से खरीदारी करने की। और अगर नो डाउट 358 की इश्यू प्राइस के मुकाबले में अब आप 200 रुपये ऊपर, 200 तो जाहिर सी बात है कि उतना सस्ता तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक चीज़ क्लियर है कि स्टॉक के नीचे की रिस्क खत्म हो जाती है AU फाइनेंस की, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। तो आप देखिए 200 रुपए का इजाफा हो चुका है इश्यू प्राइस से। सुपर प्रदर्शन दिखाता हुआ ये शेयर, और CNBC आवाज पर हमने आपको इसी शो में बताया था कि पैसा जरूर लगाइएगा, और उसके बाद कहा था कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपका इसमें मुनाफा हो रहा है। NIIT टेक्नोलॉजीज सर कैसा लगता है बताइए? हेमंत, क्लियर ब्रेकआउट है। 577 का स्टॉप लॉस होगा, और मेरा टारगेट होगा लगभग 598, 14 रुपए यहाँ से, तो 7 रुपए रेस्ट, 14 रुपए अपसाइड। और अगर ये 598 599 के लेवल्स ब्रेक करता है, जो मुझे लगता है पोजिशनल तौर पे होगा, 610 612 का व्यू 2 से 3 दिन में आ सकता है। IT शेयरों में दमदार एक्शन दिख रहा है, खासतौर से मिड कैप IT शेयरों में। और मैं 2 और मिड कैप IT शेयर आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ वॉल्यूम के लिहाज से। एक तो हेक्सावेयर है, जिस पर राय आप दीजिए सुमित, हेक्सावेयर पर। और तब तक दूसरा स्टॉक जो है टाटा एलेक्सी। वागले साहब अपनी तैयारी रखिए, टाटा एलेक्सी पर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हेक्सावेयर 1.5% स्टॉक मजबूत है, 4% आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। मुझे याद है कल भी कमजोर, जब कमजोर तो नहीं कहूँगा, कल के बाजार में भी खुलते ही हेक्सावेयर में शुरुआती 30-40 मिनट का जो ट्रेड हमने देखा था उसमें ओपन इंटरेस्ट काफी जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखा। पोजीशंस यहाँ पर लगातार तेजी की बन रही है। सुमित, पहले हेक्सावेयर पर आप राय दें, क्या मौका है 250 रुपए में खरीदारी करने का? यस, एब्सोल्युटली 245 के स्टॉप लॉस से बाय कर लेना चाहिए अभी का अभी, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर बड़ा मूव आने वाला है, जिसके अंदर इमीडिएटली हमें 8 से 10 रुपए का मूव तो हमें इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। शायद हो सकता है 2-1 दिनों में ही ये मूव हमको देखने को मिल जाए। 245 स्टॉप लॉस, 249 250 पे बाय करें। 258 से 260 का इमीडिएट टारगेट। अगर स्टॉक ने इस बार 260 के लेवल तोड़े, जो कि 2 से 3 बार ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले चुका है, तो फिर ऊपर में हमें 275 रुपीज तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। फिलहाल 1 से 2 दिनों के लिए 260 का टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस।
इन एक्शन है हेक्सावेयर का शेयर। टाटा एलेक्सी के चार्ट जब तक देख रहे हैं तब तक मैं आपको एक बात बता दूं, बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से अब नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो 5 पॉइंट की बढ़त है। तो प्राइवेट बैंक्स लगता है कि NIIT लगता है कि इंडसइंड बैंक के नंबर्स देखने का इंतजार करना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा इस समय नीचे आता हुआ, लेकिन IT पैक मजबूत है। सर बताइए, टाटा एलेक्सी में भी तेजी बन सकती है आज के दिन? बिल्कुल, ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है। 1710 का वो लेवल है, तो उसके नीचे 1-2 रुपया स्टॉप लॉस रखे। और ऑन द अपसाइड मैं समझता हूँ 1775 1780, मतलब यहाँ से 50 रुपया अपसाइड मुझे आज और कल तक का व्यू बनता है। वाह, तो आज और कल 2 ही दिन में यहाँ से जबरदस्त तेजी बन सकती है। 30 रुपए बढ़ गया, यहाँ से 50 रुपए। हाँ 1780, तो यहाँ से 50 रुपए। बिल्कुल। और ये फ्यूचर्स के जुलाई फ्यूचर्स के लेवल से, जुलाई फ्यूचर्स के लेवल, तो कोई एडजस्टमेंट भी आपको करने की जरूरत नहीं। 1775 1700। और टाटा एलेक्सी है ही ऐसा स्टॉक, जब दौड़ लगाता है तब ऐसी ही दौड़ लगाता है कि पूछे मत। लेकिन इस बीच जो 2 लेवल, अहमियत वाले लेवल हम बात कर रहे थे कि देखिए 23,700 बैंक निफ्टी का निर्णायक लेवल रहेगा, उस लेवल के ऊपर टिका नहीं, वहां से थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी के लिए 9,800 बेहद अहम लेवल है, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अल्टीमेटली देखिए, कहीं न कहीं डेटा को रेस्पेक्ट करने की कोशिश बाजार कर रहा है। पुट कॉल रेशियो, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में ये मिलाकर देखें तो इस वक्त ऐसा शायद लग रहा है कि बाजार बहुत एग्रेसिवली खरीदारी करने के मूड में है नहीं। तो खरीदारी करने वाले ट्रेडर्स के थोड़ा सा स्क्रीन पर सावधानी के संकेत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ बेचकर निकल जाएं, ये सिर्फ खरीदारी, फ्रेश खरीदारी करने वालों के लिए सावधानी के संकेत है। निचले स्तरों पर शायद आपको मौका मिलेगा, तो आप आराम से उसका इंतजार करें और तब खरीदारी करें। टाटा ग्लोबल एक और ऐसा स्टॉक है जो वागले साहब के रडार पर अभी आया, और कल भी हमने देखा था टाटा ग्लोबल में बड़ा एक्शन था। आज तो आपका पिक भी था टाटा ग्लोबल। सर बताइए, अभी भी मौका है? अभी भी मौका है, एक फ्रेश, और इसमें आप पोजिशनल व्यू ले तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है ये 200 के पार अगले कुछ एक आध हफ्ते में जाना चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट कल हुआ है, आज वो कंटिन्यूएशन मूव जारी है। आज इंट्राडे के लिहाज से कोई ले रहा है तो 167 का स्टॉप लॉस होगा, और मे बी 180 का, लगभग 181 का टारगेट होगा। अरे वाह, 170 तक आई है, क्या बात है। काफी लोग बड़ी शिकायत करते थे कि ये सुस्त स्टॉक है, हिलता नहीं है। ट्यूबलाइट शेयर है, हम कह रहे थे अभी LED बन सकता है यार। हाँ, मेरा तो इस साल का ये एक और बेहतरीन पिक रहा है, जहाँ पर मुझे लगता है 250 से 300 रुपए के टारगेट आने चाहिए। हम 140-42 से इसको रिकमेंड कर रहे हैं। बस यही हमें नहीं पता होता कि ये शेयर कब चलेगा ये पता है, लेकिन कब चलेगा ये हमें पता नहीं होता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप जब खरीदें तो इन्वेस्टमेंट होराइजन से खरीदें। और आज देखिए, जो टॉप गेनर्स हैं स्टॉक्स, वो वही हैं जो सुबह सुबह स्टॉक्स इन एक्शन में आइडेंटिफाई हुए हैं। NIT टेक आज का टॉप गेनर 3.5% ऊपर है, रिलायंस डिफेंस 3% ऊपर है, हेक्सावेयर 3% ऊपर है, और टाटा एलेक्सी 2.5%, और 5वां है जेट एयरवेज। तो जो 5 शेयर आपको CNBC आवाज पर हमने बाजार खुलने के बाद बताया कि कहां पर स्टॉक्स में एक्शन शुरू हो रहा है, वही 5 स्टॉक आज वायदा कारोबार में टॉप गेनर है। तो आप देख लीजिए, स्क्रीन का एक्शन होने से पहले सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट्स मुहर लगाते हैं वो आपके काम आती है। और एक और एक्शन हम कह रहे थे, MT एडुकेयर अब मत खरीदिएगा, और देखिए वो शेयर का क्या हुआ, मजबूती के साथ 2% ऊपर तो खुल गया क्योंकि खबरें थी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करी, तो बहुत बहुत बधाई। कुणाल जी, आप कह रहे थे कि बढ़िया मौका है, खुले तो मुनाफा वसूल लीजिए, और देखिए वही होता हुआ नजर आ रहा है। अब 4% नीचे, तो कल लोगों को समझ में आता है, बाजार है, पता चल जाता है कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है। हमारा काम है इसीलिए आपको जागरूक करना कि अब यहाँ पर खरीदारी मत करिए। और आज इसीलिए स्टॉक 2020 में हमने कहा था NIIT लिमिटेड खरीदिए, एप्टेक खरीदिए, और वो दोनों शेयर देखिए मजबूती के साथ। और ये शेयर क्वालिटी के लिहाज से MT एडुकेयर बेटर है। और दूसरा, हमने ये कहा 85 रुपए खरीदने का नहीं, बेचने का लेवल बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वहीं पर है, 84-50 रुपए के आसपास। तो दोनों तरफ देखो, कमजोर क्वालिटी के शेयरों में हम खरीदारी की भी राय देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। JP एसोसिएट में आपने देखा, जहां पर लगता है कि पैसा बन सकता है वहां पर हम खरीदारी करने की राय देंगे, जहां पर लगता है कि सावधान रहना चाहिए तो वो राय आएगी, और बिल्कुल आएगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त, और JP एसोसिएट पे भी एक बार वागले साहब आपसे राय ले लें, क्योंकि काफी पेशेंट्स हैं अभी भी। JP एसोसिएट में जो तेजी होने के बाद अब बैन में आ गया, ठंडा हो गया, तो लोग पोजीशन ले लेकर बैठे हैं। जिन लोगों के लिए ट्रेडिंग पोजीशन है, एक तो उनको स्टॉप लॉस बताइए, जिन लोगों की डिलीवरी की पोजीशन है उनका स्टॉप लॉस बताइए। अनिल जी, मेरे हिसाब से 19 का स्टॉप लॉस हमने बात की, हाँ, बराबर है, वहीं से घुमा है।
और वो आपको आइडियली क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग के हिसाब से रखना है, तो वो मुझे नहीं लगता है ब्रेक होगा। परफेक्ट। हाँ, और जब वो बैंड से निकलेगा तब 24-25 का टारगेट ये मेरा फर्स्ट लेवल होगा। शायद पता नहीं 27-28 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अभी भी पैटर्न में कोई खराबी नहीं हुई है। चलिए, तो कोई खराबी नहीं हुई है इस पैटर्न में। थोड़ा सा एक टफ सवाल है कुणाल जी आपसे, हालांकि चार्ट्स आपके पास इतने नहीं होंगे। AU, CDSL, हुडको, देखिए IPO बाजार में जो जो शेयर लिस्ट हुए हैं, क्या पैसा अभी भी लोगों को बनाकर दे रहे हैं। अगर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता सकें उन लोगों को जिन्होंने इन शेयरों में पैसा लगाया है, IPO में होल्ड किया है, अगर ये थोड़ी सी मदद कर सकें हमारे दर्शकों की। CDSL, हुडको, AU स्मॉल, क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ। आपके पास ये शेयर होते तो कहाँ स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करते आप? देखिए AU तो आप देखिए बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग है हेमंत, इसलिए कोई भी लेवल दे पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हुडको मुझे लगता है कि डेफिनेटली 70 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें तो बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि बहुत लंबी दूरी तय करेगा, तो जिनके पास ये काउंटर है मुझे लगता है डेफिनेटली बने रहना चाहिए। CDSL भी मुझे लगता है कि होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरी राय में जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 350 के आसपास रखें। 1, 2, 3 बताइए, आपके इन तीनों में सबसे अच्छा क्या लगता है? दूसरे नंबर पे क्या? CDSL और AU स्मॉल। भाव से नंबर 1 हुडको। हाँ बिल्कुल लेवल पर हुडको नंबर 1 खरीदना, अगर फ्रेश खरीदारी करनी तो फ्रेश खरीदारी हुडको, नंबर 2 AU स्मॉल फाइनेंस, अब भी नंबर 3 CDSL। और देखिए तीनों ही है, ये खूबसूरती है इस बाजार की। तो यहाँ तो पैसा बन रहा है, प्राइमरी मार्केट में भी लोगों का पैसा बन रहा है। और देखिए हुडको ही नहीं चला था और अब हुडको ने भी चलना शुरू कर दिया, अच्छा प्रदर्शन दिखाया। यस, परफेक्ट। इस बीच एक और स्टॉक हेमंत जो चलना शुरू कर चुका है, बड़ा मूव आता दिख रहा है, जिसका दबी जवान से आप भी 2-3 बार जिक्र कर चुके हैं, हम बात भी कर चुके ब्रेक के दौरान, और वो है इन्फोसिस। सही बात है। नतीजों के पहले इन्फोसिस में देखिए क्या एक्शन शुरू होता हुआ दिख रहा है, और अच्छी बात है TCS में हुआ था। हाँ एक्चुअली, और इसी तरह की TCS की तरह की बड़ी तेजी दिखाने के लिए इन्फोसिस तैयार होता हुआ दिखा है। इन्फोसिस का ये मूव बेहद काम का है, इस पर फोकस कीजिए। ये आज जिस तरह से देखिए खुलकर तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि आप सरप्राइज मत होइएगा कि अगर इनके नतीजे अच्छे आ जाएं, क्योंकि जो इनको गेन हो रहा है करेंसी पर वो जबरदस्त हो रहा है। तो लोग सोच रहे हैं यार नए क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो कम बिलिंग पे आ रहे हैं, लेकिन करेंसी मूवमेंट पर अभी देखिए लोगों का फोकस नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं बहुत खराब खबरें जो है ना वो इस भाव में है, तो इसीलिए कल TCS का मूव जो हम समझ रहे थे ना कि समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है, हम लोग सोच रहे थे पता नहीं, मैंने भी ये कहा था शायद कहीं शॉर्ट कवरिंग तो नहीं है, मैंने बाद में जाकर पढ़ा तो समझ में आया कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेज अब इसको इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन ट्रम्प कार्ड जो इन्फोसिस के लिए होगा, स्पेसिफिकली इन्फोसिस के लिए होगा, वो होगा बायबैक का। होगा नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन अगर मगर वाला मामला है। लेकिन अगर मगर वाले मामले में आपके लिए एक मौका बनता है। मौका क्या बनता है? अब से लेकर रिजल्ट तक, ठीक है बायबैक होता है नहीं होता है, लेकिन बायबैक की एक्सपेक्टेशन पे ये शेयर चल सकता है, और तब आपको अगर रिस्क नहीं लेनी है तो रिजल्ट के पहले ही आप एग्जिट कर ले। ठीक है, ये वो स्टॉक है जहां पर एक्शन की तैयारी हो चुकी है, और इस पर राय ले ली जाए सुमित से। सुमित बताइए आपका क्या इरादा है, इन्फोसिस खरीदेंगे? IT सभी स्टॉक एक्शन में है, IT के एक स्टॉक्स में करके हमें एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वही इस चीज अभी इन्फोसिस में हमें देखने को मिली है। इसका स्टॉक का 200 DMA 980 लेवल्स है, तो सबसे पहला 980 के ऊपर सस्टेन करे। दूसरा, ये स्टॉक का 1000 लेवल्स के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है। ये 2 लेवल निकल गए तो ये स्टॉक के अंदर 1080 और 1100 के टारगेट्स हमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट लेवल्स पे ये स्टॉक के अंदर बाइंग बन रही है। 955 960 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1000 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो पहला टारगेट होगा। वो ब्रेक होने के बाद 80 से 100 पॉइंट की तेजी हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिलेगी। वैसे भी स्टॉक ने नीचे में मल्टीपल सपोर्ट ले लिए हैं 920 लेवल्स के आसपास, यानी स्टॉक ने बेस तो बना दिया है, और 1000 के ऊपर ब्रेकआउट आ गया मतलब फ्रेश तेजी हमको देखने को मिलेगी। प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर बाइंग बनती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 960 के आसपास का एसएल। तारीख फ्राइडे नोट कर लीजिए, इसके नतीजे आने वाले हैं। बृहस्पतिवार को TCS के नतीजे आएंगे, तो TCS के नतीजे अगर अच्छे आए तो भी इन्फोसिस अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, तो नजर रखिएगा। 14 और 13 ये 2 दिन, यानी अब से 2 दिन बाद ये सेक्टर में अर्निंग सीजन की शुरुआत होने वाली है। आपको भी इन्फोसिस पसंद आता है सर? बताइए आपके लेवल क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? 20 रुपए के रिस्क ले ले, इवेंट है तो या तो फ्यूचर्स में ले या तो आउट ऑफ द मनी कॉल्स ले ले, क्योंकि 3 दिन का मामला है। मेरे टारगेट्स लगभग 1040 1050 के आसपास होंगे, तो अपसाइड 60 से 70 रुपए की अपसाइड दिखती है। 20 रुपए का आपको रिस्क लेना है। 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड बैठता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3। और अगर निफ्टी के स्टॉक में
पिटे हुए शेयर में इतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कब मिलता है? अदरवाइज तो इसका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शॉर्ट साइड पे मिलता है हमेशा, राइट? फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ये पिछले 3 महीनों में ऐसा है कि लॉन्ग साइड पे ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, राइट? नहीं, सेकंडली क्या है, आपको सिर्फ 3 दिन का कमिटमेंट है। रिजल्ट के जब रिजल्ट आएगा निकल ही जाना है। रिजल्ट के पहले ही, TCS के रिजल्ट वाले दिन वो बोलते थे कि वो पहले बीच में नहीं है तो रामसे ब्रदर्स की पिक्चर आती थी कि कमजोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें। तो जो कमजोर खिलाड़ी है मार्केट के ट्रेडिंग वाले, वो रिजल्ट तक इंतजार न करें, क्योंकि रिजल्ट के बाद आपको पता है इन्फोसिस का तो इतिहास ही है। रिजल्ट के बाद बड़ा मुंह ऊपर या नीचे की तरह डबल डिजिट मुंह आना बड़ी बात नहीं। तो जो कमजोर दिल वाले हैं वो पहले ही कर ले जो करना है, रिजल्ट के बाद तक इंतजार न करें। को देखिए क्या दौड़ लगा रहा है ये, तो अब 7% मजबूत, तब 3-4% मजबूत था जब हिडको, आप देखिए अब 7% की, CDSL 5% की तेजी, क्या जबरदस्त तेजी दिख रही है। अच्छा बगड़िया जी, सुमित जी, आपका कोई कॉल हुडको के ऊपर, कोई इंपॉर्टेंट लेवल जिस पर नजर हो आपकी? देखिए अनिल जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि हुडको बहुत अच्छा पिक है। ये स्टॉक के अंदर बाइंग बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक प्रेजेंट लेवल्स पे भी बहुत लुक्रेटिव लग रहा है और बहुत अच्छे लेवल्स पे है। इसके अंदर बिल्कुल बाइंग करके चले। ये स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर 3 डिजिट जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। और ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे, इसके अंदर बाइंग करके होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट 1.5 साल के अंदर इसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अच्छी क्वालिटी की शेयरों की ठंडी लिस्टिंग पर बिल्कुल घबराए नहीं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और खासतौर से ICICI प्रू के वक्त काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए थे कि सर इतना बढ़िया पेरेंट है, जो इतनी बढ़िया कंपनी चली नहीं, कब चलेगी ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन अगर कारोबार अच्छा है, कंपनी अच्छी है तो चलेगी, ये पक्का है। सेम वही सिचुएशन हिडको के साथ है, कब चलेगा पता नहीं, लेकिन चलेगा ये पक्का है। बेहतरीन कारोबार है, बेहतरीन कंपनी है। एक स्टॉक और जो रडार पर आ रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ मजबूत शेयरों की बात ना करें, स्टॉक दोनों ही तरफ एक्शन दे सकते हैं। और फार्मा शेयरों में इनफैक्ट नेगेटिव खबरें टोरेंट फार्मा के लिए थी, लेकिन जो स्टॉक वाकई में मेरी स्क्रीन पर मुझे नेगेटिव दिख रहा है वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा अगर बाजार कमजोर हुआ, मैं अगर लगा रहा हूं, अगर बाजार कमजोर हुआ तो स्टॉक इन एक्शन अजंता फार्मा गिरने के लिए ये तैयार होता हुआ दिख रहा है। और गिरेगा तो फिर बढ़िया तबीयत से गिरेगा। और उसकी वजह बता दूं कि 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है अजंता फार्मा में आज के सेशन में, बिना किसी खबर, बिना किसी वजह के। और आप देखिए एक्शन किस तरह का हो रहा है अजंता फार्मा में। तो यहाँ पर हैं खराब चार्ट्स, वागले साहब क्या है? अजंता फार्मा और सिप्ला ये दोनों वीक है। अजंता फार्मा में मोमेंटम है, 1515 के नीचे जाएगा तो 1485 तक ऑन द डाउन साइड जा सकता है। ओके, और इस बीच इतिहास बनता हुआ पहली बार आपके सामने है ये नजारा, यहाँ 9800 का निफ्टी नया रिकॉर्ड बनता हुआ आज फिर से पहली बार इतिहास में निफ्टी ने 9800, तो 5 डिजिट 10,000 से सिर्फ 200 पॉइंट दूर है। SGX निफ्टी सुबह दिखा रहा था, वो देखिए अब हासिल होता हुआ है। और आज की तेजी के पीछे एक ही सेक्टर है जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बैंक निफ्टी नहीं, IT सेक्टर। और हम सुबह से कह रहे हैं कि इस पर नजर रखें, नतीजों से पहले क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, इस तरह के शेयर हैं जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और वायदा कारोबार में तो जो टॉप एक्शन वाले शेयर हम बताते ही हैं। आज देखिए निफ्टी में भी जो टॉप 2 गेनर हैं, इन्फोसिस हमने बाजार खुलने के बाद आइडेंटिफाई किया कि ये स्टॉक भागने को तैयार है। टाटा मोटर्स, गोरांग, वागले साहब, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, उन्होंने अपनी पिक्स के तौर पर पसंद किया और वो स्टॉक सेकंड टॉप गेनर है। टाटा मोटर्स, DVR, वागले साहब कह रहे थे DVR तेजी से भागेगा। आप देखिए तो ये सारे स्टॉक, तो एक्शन भरपूर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज पर। ऑटो पैक भी देखिए आप, M&M हमारी टिकर टीम अभी भी दिखा रही थी, इवन एस्कॉर्ट्स काफी बड़ी करेक्शन के बाद आज ये भी भागने लगा। तो ऑटो, IT सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बाजार की मदद आज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट है, लाल निशान में है, उसके बावजूद तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजार में, ये सराहनीय है। बिल्कुल, और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कह रहे थे कि देखिए बैंक निफ्टी पर 25 पॉइंट ऊपर का आ रहा है निर्णायक लेवल, जो कि 23,700 का है, जबकि निफ्टी पर 75 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे आ रहा था। और आप देखिए 23,700 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक नहीं पा रहा है। डेटा साफ तौर पर वायदा कारोबार के जो बताते हैं वो आपको लेवल देते हैं। फिलहाल वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, शुक्रिया आपका। और इस बीच हमारे साथ बाजार के एक और जाने माने दिग्गज प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट MD दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप लाइफ टाइम हाई को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बताइए, और कितने रिकॉर्ड बनाने हैं आपको? आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने काफी जोर शोर से निफ्टी और सेंसेक्स को काफी अच्छी तरह से पब्लिसिटी दिया हुआ है और काफी अच्छी तरह से आप
पुश कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग को भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट्स आर रियली एंजॉइंग द सर्ज ऑफ लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर अभी हेज फंड भी थोड़े शामिल हो गए हैं और डोमेस्टिक फ्लोज खास करके बहुत अच्छा है। और ये तो मानना ही पड़ेगा कि 9 out of 10 bull markets in the world in the past have always been driven by liquidity. This is no exception. और हम ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही देख रहे हैं, ये तो वर्ल्ड में भी हम देख रहे हैं। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना एट द मोमेंट कि पैसा जो इक्विटीज को एलोकेट हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा बहुत FIS का पैसा भी आ रहा है वर्ल्ड ओवर भी। तो मुझे लगता है ये माहौल एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी ड्रिवन माहौल है। और इसी में चैलेंज यही बनता है कि कैसे हम एज निफ्टी हेड्स टुवर्ड्स 10,000 हाउ डू वी कंटिन्यू टू पिक एंड चूज सम ऑफ द स्टॉक्स बिकॉज मार्केट्स क्लियरली आर इन एन ओवर एक्सपेंसिव टेरिटरी। बिल्कुल, तो ये एक काम है जो बहुत ही कौशल से आपको करना होगा, अच्छे शेयर चुनने होंगे। और आप देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। CDSL AU स्मॉल तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हुडको देखिए अब ये 9% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ, तो दमदार प्रदर्शन हुडको के स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल रहा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अर्निंग सीजन का अब आगाज़ हो रहा है। आज से इंडसइंड बैंक के नंबर्स हैं, अब इस हफ्ते TCS इन्फोसिस के नंबर्स हैं। काफ़ी चर्चा हो चुकी कि नंबर से एक्सपेक्टेशंस कम हैं। क्या खराब नंबर्स भाव में काफ़ी हद तक बाजार पचा चुका है? जहां तक IT का सवाल है, मुझे लगता है कि नंबर्स में कोई कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आई थिंक टॉप लाइन एंड इवन मार्जिन्स विल रिमेन म्यूटेड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो IT के लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो रहा है और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उभर कर आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रेवेन्यू जनरेटर, बिग रेवेन्यू जनरेटर फॉर IT। इसमें हाउ इंडियन ITs आर प्लेस्ड दैट रिमेन्स टू बी सीन। और यहीं पर देखने को यही मिलेगा कि शायद सम ऑफ द CEOs, वेदर इन्फोसिस हो या TCS के CEO, पीपल विल लाइक टू हियर कि ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं क्या वो भी शायद वही मार्जिन्स में आ रहे हैं या कम मार्जिन्स में आ रहे हैं, because we understand that the digital orders are coming at a much lower margin. तो ये what is more important is not the results but the kind of outlook जो some of the CEOs जो बात करने वाले हैं उसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रहेगी। और जिस तरह से सिक्का ने भी कहा कि हमने जो 2020 का जो गोल था उसको हम अभी इतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना हम पहले दे रहे थे। आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो समथिंग विद दे आर गोइंग टू फोकस ऑन। सो मुझे लगता है कि जहां तक IT कंपनीज का क्वेश्चन है, ये सब इश्यूज को काफी क्लोजली लोग देखेंगे। और जहां तक इंडसइंड बैंक का रिजल्ट है, मुझे लगता है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी गुड। आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ ऑन ऑल द पैरामीटर्स, दो देयर में बी सम स्लिपेजेस ऑन द NPA फ्रंट। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स अच्छे रहने चाहिए। IT शेयरों में तेजी, फार्मा शेयर भी अब निचले स्तरों से थोड़े थोड़े रिकवर करने लगे हैं। भट्ट साहब, क्या वहां पर भी खरीदारी का इरादा है आपका या फिर थोड़ा और इंतजार करना है अभी? देखिए, फार्मा में दो इवेंट्स उसको बहुत इंपैक्ट कर रही है। एक तो US FDA का जो इवेंट था जिसकी वजह से सारे फार्मा शेयर पे इंपैक्ट आ गया है ऑन अ नेगेटिव साइड। अब जो रिजल्ट्स आएंगे, अभी द डैमेज टू द क्वार्टरली अर्निंग्स विल नाउ कम ओवर दिस क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये जो क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे विच विल बी वंस अगेन पीपल हैव डाउनग्रेडेड द एक्सपेक्टेशंस, लेकिन फिर भी जब लोअर रिजल्ट्स आते हैं तो मुझे लगता है उसका इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक क्वार्टर नहीं रहेगा, ये कपल ऑफ क्वार्टर्स तक रहेगा। तो ये दोनों ये सेकंड फैक्टर जो डैमेज करेगा रिजल्ट्स को, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है ऑन अ रिलेटिव बेसिस जो बहुत बीटन डाउन थे फार्मा शेयर्स, वो थोड़े ऑन अ रिलेटिव बेसिस ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये सेक्टर शायद इस शैडो पे और 3-4 क्वार्टर रह सकता है।
इस समय देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार की आधी तेजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ध्यान रखिए, आधी तेजी जो बाजार में हो रही है, निफ्टी में जो आपको देखने को मिल रही है, उसमें दो शेयर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो है इन्फोसिस और टीसीएस। और 9,500 से 9,808 ट्रेडिंग सेशंस में देखिए बाजारों ने क्या ज़बरदस्त तेजी दिखाई है। सर, यहां से 10,000 की बात अब निफ्टी की आप भी कर रहे हैं और ज्यादातर लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये लेवल भी देखने को मिलेगा। कौन से सेक्टर्स हैं, जो पॉकेट्स हैं, आपको अट्रैक्टिव लगती हैं? क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपने भाषण में कहा कि अब स्टॉक पिकिंग की होने वाला है। कौन सी चीजें हैं जहां पर आपकी नजर है, कौन सी स्टोरीज है जहां आपकी नजर है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टर वाइज व्हेन द निफ्टी इज अराउंड 10,000, सेक्टर वाइज विल नॉट बी करेक्ट, इट विल स्टिल बी पिक एंड चूज। तो वो पिक एंड चूज में एक तो जरूर लगता है कि जैसे इंडिगो है या स्पाइस जेट, दोनों बहुत ठीक लग रहे हैं। मुझे लगता है इस सेक्टर में ये दोनों स्टॉक शायद अगले 2-3 साल के लिए अच्छी तेजी बताएंगे, क्योंकि oil prices are well under control, which is the single biggest impactor of the profits. और सेकंड है कि पैसेंजर लोड फैक्टर और जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा है। उसमें हम इवन लीन सीजन में देख रहे हैं कि इनका ग्रोथ काफी अच्छा आ चुका है। तो ये दो स्टॉक काफी ठीक लग रहे हैं। लार्सन टुब्रो अभी भी इतने लास्ट 3 साल में कुछ कहीं भी इतना मूवमेंट नहीं बताया, लेकिन लार्सन टुब्रो पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यहां से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दे सकता है। और थोड़े मिड कैप्स में जैसे हिमाद्री है, आरपीपी है, मुझे लगता है ये 2-3 स्टॉक्स में जरूर ध्यान देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि शायद सम ऑफ दी स्टॉक्स कैन गिव अ रीजनेबली गुड रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म। ये है स्टॉक्स। और इस बीच ये जो 3 नई लिस्टिंग दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, और इसी पर राय लेना चाहता हूं आपसे भट्ट साहब। एयू फाइनेंस दमदार प्रदर्शन, सीडीएसएल रुकने का नाम नहीं ले रहा, हडको हालांकि ठंडा है लेकिन आज जैसे हमने सुबह कवर किया उसके बाद 9% ये भी भाग चुका है। ये बताइए इन 3 शेयरों पर आपकी क्या राय है? देखिए, सब स्टॉक्स में चैलेंज बहुत है, क्योंकि अगर हम देखें कि अगले 1-2 साल के लिए भी ये हैं काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एट द करंट लेवल दे आर एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं एंड यू हैव अ 3 to 5 year wait, for example AU, I think it's quoting at almost 4 to 5 times price to adjusted book for FY19, so it's not cheap. But ऐसा इसको शायद एक we should slightly change our views on this, the way we should look at it. इसको देखना चाहिए कि 5 साल के लिए ये स्टॉक है जो बॉटम लाइन ग्रोथ में बहुत अच्छा ग्रोथ बताएगा, और जिस तरह से इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो प्राइस टू बुक में, वो प्रीमियम में वो डाइल्यूट करेगा। तो ये एक दे विल कंटिन्यू टू बी इन द वर्चुअस साइकिल एंड इंक्रीजिंग आरओईज। और जहां तक सीडीएसएल का सवाल है, मुझे लगता है ये एक अनदर स्टॉक है जो आपको स्टेडी ग्रोथ देगा, लेकिन काफी अच्छा ये एन्युटी बिजनेस भी है, जहां पर इंपैक्ट ऑन देयर विल बी नो वोलेटिलिटी इन द अर्निंग्स, देयर विल बी डेफिनेटली अ नॉमिनल ग्रोथ, लेकिन ये अगले 5 years 7 years में कंटिन्यूअस ग्रोथ देते जाएगा। सो ऐसे स्टॉक बहुत कम मिलते हैं मार्केट में। तो इस हिसाब से काफी लोग टू गिव अ डिफेंस टू देयर पोर्टफोलियो आल्सो एंड टू मेक इट स्टडी दे बाय इट। और ऑटो स्टॉक्स में भी दमदार तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन। देखिए टाटा मोटर, डीवीआर, एस्कॉर्ट्स काफी दिन करेक्ट होने के बाद आज ये थोड़ा मूव दिखा रहा है। सर, ऑटो पैक के भीतर अगर सेगमेंट्स देखें, आपको सबसे अच्छा सेगमेंट क्या लगता है? इस पैक पर भी राय दीजिए अपनी। मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स कंटिन्यूज टू लुक वेरी गुड, बिकॉज ये अभी भी ये सारे ऑटो शेयर्स में और सारे ओवरऑल मार्केट में देखे तो ये एक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस पे मिल रहा है। तो इसको जरूर देखना चाहिए टाटा मोटर्स को, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट डीवीआर और द रेगुलर स्टॉक्स। और मुझे लगता है उससे हटके समथिंग लाइक आई फील बजाज ऑटो लुक्स प्रेटी गुड। उनके नंबर्स काफी मतलब डीग्रोथ आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके 3 व्हीलर्स और उनके एक्सपोर्ट्स ग्रेजुअली शुड पिक अप एंड आई थिंक दे शुड डू प्रेटी वेल। ओके, तो ये है आपके लिए ऑटो स्टॉक्स पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और बाजार पर तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। बेहद मजबूत स्थिति में बाजार सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और
लाइफ टाइम हाई पर 9,800 के पार टिकता हुआ निफ्टी, ये सबसे बड़ी बात है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से अब हमारे साथ जुड़ेंगी, जो लेकर आएंगे आगे का एक्शन। कमोडिटी बाजार पर उनकी नजर है। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।